प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इंतखाबात अज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमातों के मिल बैठने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों के साथ मुशावरत पर मुखालिफत। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में बयान। सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेक्टेड फैसले से सियासी बहरान खत्म होगा या नया महाज खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट समाअत का आंखों देखा अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशियां, जमानत मंजूर। सैकड़ों कारकुनान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गेट और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 25 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। कायदीन की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। क्या हुकूमत का मकसद खान को मुकदमात में उलझाकर मजीद थकाना है? इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने जजेस जनरल से भी टोल टैक्स जिम्मेदारी इस वक्त कोर्ट के कंधों पर है। जजेस ने जिस तरह का ये फैसला देना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह का कल फैसला आएगा? केओस बढ़ेगा या खत्म होगा या सेटल हो जाएगा? देखिए, बस केओस तो अब फैसले के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, उसके मुताबिक ज़ाहिर रिएक्ट करेंगे सारे। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तारीख का ऐलान करेगा तो फिर हुकूमत की तरफ से एक बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है तारीख देने का इलेक्शन की, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीख दे दी। लेकिन मुझे अब जाती तौर पर यही लगता है कि वो इस बात का तयन करेंगे कि तारीख देने का इख्तियार है किसका और किसकी जिम्मेदारी है कि वो ये तारीख दे। जो इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, सदर पाकिस्तान के पास भी इख्तियार इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत है। तो इसी चीज का ही मुझे ये लगता है कि ज्यादा इम्कान है कि वो इस इख्तियार का तयन करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन की तारीख देने। और जाहिर है हुकूमत तो ऑलरेडी इलेक्शन नहीं चाहती, तो वो तो अपने इस मौके पर खड़े रहेंगे। असल सवाल ये है कि अगर वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम या इलेक्शन कमीशन का काम है या गवर्नर का काम है और गवर्नर आगे से इनकार कर देता है और हुक्म मानने से इनकार कर दे या तारीख देने से इनकार कर दे, फिर क्या होगा? असल सवाल ये है। अच्छा, आज की जो तमाम तर कार्रवाई होती रही, जो जजेस के रिमार्क सामने आए, उससे टिल्ट क्या लग रहा था? किस किस्म की सिचुएशन आप देख रहे हैं? और ख़ास तौर पे जो मौक़िफ़ दिए गए, जो दलाइल पेश किए गए वकला की जानिब से, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सवाल जब जजेस पूछते हैं, मुतअद्दिद बार जजेस ये कह चुके हैं कि सवाल हमारे रिमार्क को या उसको अदालत का सेंस ना समझा जाए कि हम इस तरफ जा रहे हैं। वो तो अपनी समझ के लिए वकला से जवाब मांगते हैं, लेकिन सेंस ये लग रहा है जैसे उन्होंने पहले कहा कि जी हम तारीख का तयन नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जिम्मेदारी का तयन करेंगे। तो मुझे लगता है कि अदालत ये बात जज साहिबान कह चुके हैं आज की प्रोसीडिंग्स में। तो मुझे लगता है मामला उसी तरफ जाएगा कि वो सिर्फ ये तयन करेंगे कि जिम्मेदारी। अच्छा काशिफ, आप क्योंकि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आपके प्रोग्राम में आते रहते हैं और बड़ी आप इन डेप्थ उनके साथ बहस भी करते हैं, बड़े पर्टिनेंट और इनसे डीप क्वेश्चनिंग भी होती है वहाँ पे। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इनके तीन इस वक्त पावर्स हैं जो ये आगे जिसको वो कह सकते हैं आप डेट का ऐलान करें। सदर पाकिस्तान को कह सकते हैं कि आपकी पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं या गवर्नर्स को कह सकते हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और तीनों को अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो इनकी इम्यूनिटी है। सदर पाकिस्तान के पास तो मुझे पता है कि उनके पास इम्यूनिटी है। ऐसे मेरा ख्याल इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी भी जुडिशल पोजीशन है, उनको हटाने के लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ऐसे मेरा ख्याल गवर्नर्स के खिलाफ भी केसेस इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते। जस्ट इन केस ये गवर्नर्स को भेजते हैं कि इनकी पावर्स हैं और गवर्नर जो है रिफ्यूज़ करते हैं कि हमने तो नहीं कि अपनी पुरानी पोजीशन पे रहते हैं कि सर हमारा काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, इसको या इलेक्शन कमिश्नर कह देता है सर मेरी पावर्स तो नहीं थी ये सदर। तो क्या समझते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? तो ही अदालत की इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े अहदों के खिलाफ, गवर्नर हूँ, सदर हूँ या यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। मैं अगेन मेरी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, सदर का तो मुझे पता है, मैं बाकियों का समझना चाहता हूँ। शायद आपने कोई सवाल किसी से पूछा हो तो उसकी रोशनी में। देखिए, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया ना, जो कल ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो ऑर्डर आया था उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी इन दो पास, गवर्नर के पास भी और सदर पाकिस्तान के पास भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने सेक्रेटरीज के जरिए वो जवाब दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जा सकती है, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास इम्यूनिटी है। सो कोई तरीका नहीं है अपने फैसले पर अमल दरामद कराने का, मैं जो देख रहा हूँ। लेकिन इसमें यह जरूर है रऊफ साहब के अगर तो गवर्नर, मुझे ये लगता है कि अब देखना ये अदालत ने कि इख्तियार गवर्नर और सदर दोनों के पास, एक के पास आइन के तहत आर्टिकल 05 और दूसरे के पास इलेक्शन एक्ट जो है उसकी जो 57 जो सेक्शन 57 है उसके तहत।
अगर वो ये कहता है कि गवर्नर और अगर वो ना करे तो प्रेसिडेंट, फिर तो ये मामला फिर भी हल हो जाएगा। अगर ये मामला सिर्फ गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक रहा तो मुझे लगता है ये मसला मजीद गंभीर हो जाएगा, मजीद इसमें कंफ्यूजन आ जाएगी कि अगर वो दोनों इनकार कर दें। इसलिए देखना यह है कि सदर के इख्तियार के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। कि इवेंचुअली मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो डेट आएगी वो सदर पाकिस्तान के जरिए आएगी। बाकी लोग क्योंकि सियासी हैं या सियासी हैं, गवर्नर तो सियासी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं मैंने देखा किसी जगह लिखा हुआ किसी आइन कानून के अंदर के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे सकता है। मुशावरत की जरूर बात की गई है, लेकिन डेट उन्होंने देनी है ये इख्तियार उनका है नहीं किसी आर्टिकल में, एटलीस्ट मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा लेकिन आपने बड़ी अहम बातें की और मेरा सवाल का मकसद भी यही था, मेरा जो नया ट्विस्ट इसमें आ रहा है कि गवर्नर को कहते हैं, गवर्नर्स कहते हैं कि सर हम नहीं करते क्योंकि वही पुरानी पोजीशन ले लेते हैं, तो इन्हें अदालत उन पर भी नहीं लगती, इम्यूनिटी वो भी रखते हैं। अगर वो सदर को ये पावर्स वो दे देते हैं जिस पे ऑलरेडी एतराज़ात हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब गवर्नर्स जो हैं क्योंकि पॉलिटिकल एक ऑफिस है, वो तो सदर पाकिस्तान का ऑफिस भी पॉलिटिकल है, वो भी एक एमएनए थे आरिफ अलवी साहब और बलीग रहमान साहब भी एक एमएनए थे, दोनों पॉलिटिकल हैसियत रखते हैं, दोनों आके दो मुख्तलिफ पार्टीज़ को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी है। सो आप ये समझते नहीं कि क्राइसिस अब जब हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कल क्या फैसला आते और सेटल हो जाए, तो ये तो बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है हुकूमत की तरफ से। जैसे आप कह सकते हैं वो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि जी आपकी तो पावर्स नहीं है, आप सदर को कैसे कह सकते हैं कि वो डेट दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ नहीं है, तो गवर्नर्स की पावर्स है। सो कोई ऐसी मतलब मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू सीक योर गाइडेंस बॉस। सर देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है रऊफ साहब, लेकिन असल सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह देती कि सदर के पास इख्तियार है और सदर तारीख का ऐलान कर दे, फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनको तो उस फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर तो एक सियासी पोजीशन है, इलेक्शन कमीशन तो सियासी पोजीशन नहीं है। नहीं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना काशिफ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। पोजीशन ले लें, अगर वो इस पर पोजीशन लेंगे तो फिर ये एक सियासी पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि वो आइन कानून और उसकी इंटरप्रिटेशन जो अदलिया ने करनी है और अगर वो फैसला दे भी दें और वो कहते हैं कि जी हम सदर का इख्तियार नहीं मानते या सदर के ऐलान की तारीख के ऊपर हम इलेक्शन नहीं कराते, तो एक पॉलिटिकल पोजीशन ले लेंगे ना। उन पे काशिफ लग सकती है चीफ इलेक्शन कमीशन पे? मेरा नहीं ख्याल है जी, देखिए इलेक्शन कमीशन पे तो लग सकती है मेरा ख्याल है। अच्छा। क्योंकि आर्टिकल 248 के तहत मेरा ख्याल है इम्यूनिटी है, उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जिसके पास इम्यूनिटी नहीं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इनको हटाने के लिए वही प्रोसीजर है जो एक जज का प्रोसीजर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए मेरा ख्याल है आप हटाया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये कि वो उसके पास इम्यूनिटी भी है, ये मैं नहीं जानता जी। ये आपको कोई आईनी माहिर ही बता सकता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के पास इम्यूनिटी है या नहीं। ये तो आपको कोई वकील ही बता सकता है कि इसके अंदर क्या क्या उनके पास तौहीन अदालत लग सकती है। अच्छा काशिफ, हमने जी माजी में देखा है उस तरह का कोई फैसला एक्सपेक्टेड है कि हमारी कोर्ट्स पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो एतराज़ात करती रहती हैं, बम्बार्डमेंट करते रहते हैं, जिसकी मर्जी का फैसला नहीं आता वो साफ ज़रा खड़ा हो जाता है, कि बैलेंसिंग फैक्टर जिसकी बात करते हैं कि हमने यहाँ पे इसमें सेंटर में देखा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत तोड़ी, असम्बलियाँ तोड़वाई, तो उन्होंने जाकर रिस्टोर कर दिया और उस पर पीडीएम वालों ने नारे मारे वाह वाह बल्ले बल्ले हो गए। फिर हमने देखा वहाँ पंजाब में तो वही बेंच मिलता जुलता था, चीफ जस्टिस साहब भी थे, उन्होंने उनको रोक दे रेस्ट्रेंट कर दिया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अदम एतमाद में वोट नहीं डाल सकते, जिस पर फिर एतराज़ हुआ कि जनाब आप किसी को वोट डालने से तो नहीं रोक सकते, सजाएं ज़रूर दे सकते हैं, आप रोक तो नहीं सकते। उस पर वो पीटीआई खुश हो गई। सो वो कहा कि इससे पहले जहांगीर तरीन नवाज शरीफ साहब वाले केसेस भी आपके नोटिस में हैं कि उन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया, ये कहे कि लोगों ने कहा शायद यहाँ भी बैलेंसिंग हो रही है। तो डू यू सी कि कल फिर एक ये कोई इसी तरह का फैसला है कि जनाब बैलेंस किया जाए, दोनों पार्टीज को खुश किया जाए, ये फिर बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे नहीं तो अदालतों पे? देखिए, मैं पहले सवाल के जवाब में कहने लगा था कि लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन देखें अब जाहिर है चूंकि पाकिस्तान में काम शुरू हो गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रीएम्प्ट ही कर रहे हैं। देखिए, ये होना नहीं चाहिए। एक आईनी और कानूनी मामला उनके सामने आया, उनको बैलेंस अगर करने जाएंगे तो बैलेंस मसले का हल नहीं है। जाहिर है जो भी फैसला आएगा वो किसी एक पार्टी को पसंद नहीं आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो अपना जो अपने दानिश में आइन की जो इंटरप्रिटेशन है जो उनको ठीक लगती है उसको कर देना चाहिए। अगर दरमियानी रास्ता देंगे तो मसला तो बढ़ जाएगा, खत्म थोड़ी होगा। और साथ में ये देखिए तो सब असल मसला बड़ा ये है कि आज ये इलेक्शन कुछ तारीख में एक ही दफा होने, क्या ये वाइट टाइम में जब इलेक्शन होने? नहीं, इलेक्शन तो आगे भी होने, तो क्यों
सियासी, मुझे तो मेरा जो इख्तलाफ सियासतदानों से है, क्यों ऐसे रास्ते खोल रहे हैं जो कल इस्तेमाल होंगे, जो कल दूसरे जो लोग हुकूमतों में होंगे वो इस्तेमाल करें इन रास्तों को। आज आप अगर कहते हैं पैसे ना हो तो इलेक्शन नहीं हो सकता, कल कोई और आएगा। पैसे तो हमारे पास हर वक्त नहीं होते काशिफ, हम हर वक्त ही पैसे मांग रहे होते हैं। माशी तौर पे तो हम नाजुक दौर से पिछले 70 साल से गुजर रहे हैं, ऐसे ही है। तो क्या फिर इलेक्शन इसी वजह से 10 साल हम मुलतवी करते रहे कि पैसे कोई नहीं पाकिस्तान के पास। लेकिन इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह सकते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कैसे डालते कह सकते हैं हम आरओ नहीं दे सकते। ये तो मजाक है इस निजाम के साथ और सिस्टम के साथ। अगर लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये कहना शुरू कर, क्योंकि इलेक्शन सूट नहीं करते और हम सारे इकट्ठे हैं तो हम आपको ये नहीं करेंगे, बड़ी ज्यादती वाली बात है इस मुल्क के साथ। हम हमेशा शॉर्ट टर्म चीजें देखते हैं, लॉन्ग टर्म चीजें देखनी चाहिए कि कल यही चीजें दूसरी पार्टी अच्छा काशिफ, एक और बड़ा हमने बड़े अरसे बाद एक ट्रेंड देखा, डिस्टर्बिंग अलार्मिंग ट्रेंड देखा इसी बेंच का जो अभी दोबारा रिकंस्टिट्यूट किया उन्होंने, कि इससे पहले हम देखते थे कि जब ये चीफ जस्टिस ये इफ्तिखार चौधरी साहब थे, बड़ी टाइट आयरन ग्रिप के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चलाया, किसी जज में जरूरत नहीं होती थी उनके फैसलों के खिलाफ थोड़ी सी भी वो करके दिखाए, कोई डिसेंट दिखाए, हमेशा यूनानिमस फैसले आते थे, मतलब 5/0, 7/0, 9/0 के फैसले। बल्कि आसमा जहांगीर साहबा ने एक दफ़ा कह दिया था, रिकॉर्ड पे है कि जनाब लगता है कि ये तो ट्विन्स हैं, जुड़वा बैठे हुए हैं, एक तरह सोचते हैं, कोई थोड़ा सा ओपिनियन में डिफरेंस होता है, कोई थोड़ी सी डिबेट होती है, इंसान है, मतलब 3-2 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, या 4-1 हो सकता है। तो वो अब हम ये देख रहे हैं कि बड़े अरसे बाद एक बड़ी खौफनाक किस्म की डिसेंट आई है। इसको एक नॉर्मल भी कहा जा सकता है कि ठीक है जी, वो अपनी अपनी इंटरप्रटेशन की है कि उन्होंने जो वहाँ पे अतर मनीला साहब हो गए, जस्टिस मंसूर शाह साहब हो गए, या मंदो खेल साहब हो गए, जो उनके नोट्स आए हैं, वो स्पेशली जो मज़हर नकवी साहब के हवाले से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है, जो अनकोट में कह रहा हूँ, कि इस पे इंस्टीट्यूशनल इस पे रिस्पांस नहीं आया। ये मतलब उनकी शिकायत थी कि मज़हर नकवी साहब की ऑडियो आई हैं, बाकी चीज़ें, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तवक्को करते थे फेलो जजेस, आपने उन्हीं को बेंच का हिस्सा बना दिया। सो ये जो डिवीजन है है और बड़ी सी स्ट्रांग उसमें ऑब्जर्वेशन हैं चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी, उनके फैसलों पे या दीगर पे, हाउ डू यू व्यू दैट कि आने वाले दिनों में फर्दर इसको ये हुकूमत और ये दूसरी पार्टीज इसको एक्सप्लॉइट करेंगी इस डिवीजन को? पहली बात तो आपने जो आसमा जहांगीर साहबा का भी जिक्र किया, मुझे याद है ये सब कहा करते थे कि कोई इख्तलाफी नहीं होता, कोई इख्तलाफी नोट हमने पहले 5, 7, 8 साल तो देखा ही नहीं। मुशर्रफ साहब के दौर, उसके बाद कोई इख्तलाफी नोट नहीं होता था, जो भी बेंच का फैसला होता था यूनानिमस होता था। ये एक अच्छी चीज हो रही है रोज साहब। देखें, ये जो टर्मोइल है, जब सिस्टम शेकअप होता है ना जी, तो इस तरह की चीजें होती हैं और होनी चाहिए। मैं तो इससे कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम शेकअप अच्छी चीज है, इससे सेटल होगा, मामला बेहतर होंगे। ये इख्तियार, जो बहुत सारे इख्तियार एक ऑफिस के पास हैं, वो इख्तियार बेहतर होगा कि बेंच बनाने का इख्तियार थोड़ा सा डिवाइड हो जाए। आपको याद होगा, मैं आपको एक वजह वाकया सुनाऊं। एक जज साहब मिले, या चले छोड़े सुनाने को, सुना दें सर जी, अब आवाम को ऐसे ना करें भाईजान, पहले आवाम को कहा जी सुनाता हूं, फिर कहते नहीं सुनाते, ऐसे ना करें, सुनाए मेहरबानी करें। इंसान की अकलमंदी ये नहीं होती कि बेवकूफी मार जाए, इस इंसान की अकलमंदी होती है बेवकूफी मारते हो, अगर उन्हें एहसास हो जाए तो उन्हें रोक लेना चाहिए। ये कोई बेवकूफ वाकया सुनाना जनाब पापा जी, कोई वाकया सुनाना बेवकूफी नहीं होती, सुनाए बगैर नाम के सुना दें। अब ऐसे ना करें, हमारा तजस्सुस, हमारा वो बाहर के कहते नहीं यार मैं तो समझदार हो गया, समझदारी ये थोड़ी देर के लिए डेफर कर दें भाईजान। मतलब वो उस टाइम एक जज साहब जो किसी बेंच में हमें नजर नहीं आते थे, मैं वैसे एक दफा से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा देखें, और बहुत सारा जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा था, कहता जी आपने हमें देखें, आपने कुछ देखा है ना, हमें बेंच मिलता है ना, हम इस तरह के, क्योंकि हम ये काम नहीं करते थे, हमें बेंच भी नहीं मिलता। अगर हम इत्तेफाक कर जाएंगे तो हमें बेंच भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इख्तलाफ तो होता था, लेकिन वो इस इख्तलाफ का कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि बेंच बनाने का इख्तियार एक चीफ जस्टिस साहब के पास था। वो अपनी मर्जी के बेंच बनाते थे, जिसको बाहर रखना होता था बाहर रख देते थे। बेहतर होगा कि एक कमेटी बन जाए, 3-5 सीनियर मोस्ट जजेस मिलके ये फैसला करें कि बेंच में कौन कौन होगा। ये इससे वो जो देखे बेंच फिक्सिंग या एक ही किस्म के जजेस, लाइक माइंडेड जजेस हर केस सुन रहे हैं। काशिफ, हमने जो सबसे बड़ा इतराज आ रहा है मौजूदा उस पे बेंच पे, हम नहीं कर रहे, मतलब हम उनके जजेस की बेपनाह इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, ये इतराज फेलो जजेस के नोट्स में आ रहा है कि सीनियर जजेस जो हैं, इस दफ़ा काजी फैज ईसा साहब हैं, फिर सरदार तारक साहब हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बेंच था उनके बकौल कहने का था, बल्कि उन्होंने अतर मनीला साहब और दीगर ने कहा कि लार्जर बेंच बनाया जाए, 9 की बजाय आप 11 करें या 13 करें, उल्टा वो 5 हो गए। मतलब हाउ डू यू सी दैट के उनसे क्या थ्रेट है, इनसे जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से और सरदार तारक साहब से क्या खौफ है किसी को? देखिए, ये इंटरनल रिफ्ट तो आज की नहीं है, क्योंकि एक इख्तियार आपने दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि बेंच वो बनाएंगे।
रिफ्ट की जहां तक बात है, आपको याद होगा जब जजेस की तैनाती का मसला था तो उस वक्त भी बहुत सारी चीजें पब्लिक हुई। फिर एक केस भी जिस जो हियरिंग शुरू हुई, जैसे फाइजर साहब का केस था, उससे भी पता चला कि बेंच में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। शायद उस इख्तलाफ की वजह से या क्योंकि इख्तियार भी उनके पास है, इख्तलाफ भी सामने है, वो उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है इस पे कि ये एतराजात आज से साल पहले, 2 साल पहले भी, या पिछले 1 साल में जो अहम केसेस बने, चाहे वो सो मोटो लिया गया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर या दूसरी, उस वक्त क्यों नहीं नोट्स में ये चीज शेयर की गई है? ये आज ही क्यों, इस दफा ही क्यों की गई है? देखिए, मसला ये है कि कई जगह मैं इत्तेफाक भी कर लूं अगर इन चीजों से कि ये जो प्रोसीजरल चीजें ये सेटल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, बट क्या ये आज ही और इसी केस पर क्यों? इससे पहले भी बहुत से केसेस, आईनी केसेस जिसमें आइन की तशरीह की जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपने इससे पहले किसी इख्तलाफी नोट में ये सब कुछ देखा? तो ये इट इज नॉट एज सिंपल एज हम पुट इट की जी 2 सीनियर मोस्ट जजेस आए या 2 नहीं आए। आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दिस। ये मसाइल हैं इस सिस्टम के, ये मसाइल जो सिस्टम के मसाइल हैं वो सिस्टम को ठीक करना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ओवरली सिंपल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। और मैं एक जुमला कह दूं, मैं इसलिए इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि जाहिर है वो एक अदलिया हमारे लिए बड़ी काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है, लेकिन देखें, ये कह देना अब जलसों में खड़े होकर तकरीरें करके 2 जजेस को आज जब कहते हैं ना कि ये जजेस कंट्रोवर्शियल हैं, ये और हर किस्म के करप्शन के इल्जाम भी लगा दिए और सारा कुछ कर दिया, उसी सांस में सियासी लीडरशिप को जब 1 या 2 जजेस की तारीफें करके नाम लेके तारीफें भी करनी पड़ जाती है ना, वो भी कोई इतना अच्छा इकदाम नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का। जजेस सब ऐसे होने चाहिए जो अबव बोर्ड, बियॉन्ड डाउट, ऑल जजेस शुड एक्चुअली फॉलो इन दैट कैटेगरी। और आई होप आप जिस तकरीर का हवाला दे रहे हैं मरियम साहिबा का, दीगर का, उसका इम्पैक्ट तो आया है बाद में, या फेलो जजेस की वजह से उन्हें फील हुआ है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे। मैं उनके ऑनरेबल जजेस के उसको कोट कर रहा हूँ जो बेंच का हिस्सा थे, जो बाद में उसे उन्होंने अपने नोट्स लिखे थे कि फिर हमने देखा मज़ाहिर नकवी साहब हूँ या जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हूँ, उनको फिर वहाँ से वो हटा भी दी गया, उसमें दिया गया बेंच में से। सो आपने बिल्कुल सही बात की कि जब तक जजेस खुद अपना वो नहीं करेंगे, मतलब इस तरह की अगर ऑडियो वगैरह आएंगी और उस पर बकौल उन जजेस के, हमारे ऑनरेबल जजेस के अपने नोट के इंस्टीट्यूशन रिस्पांस नहीं आएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कहीं से कोई हल्लाशेरी, कोई नोट, कोई प्रेस रिलीज या वट, और उस पर एजिटेशन उसमें विद इन बेंच आएगी, तो फिर तो वो थोड़ी सी प्रेस्टीज और इज्जत जो है उसमें तो कमी आएगी। फिर तो क्वेश्चन रेज होंगे, जलसे जुलूसों में तकरीरें होंगी फिर। एब्सोल्युटली। देखिए, मसला ये है, अदलिया, अदालत और जजेस ने अपनी इज्जत अपने कॉन्डक्ट और अपने फैसलों से करानी। हम सब ने अपनी इज्जत कमानी है, मतलब आप पे भी, मुझ पे, राब, सब आता है कि जो हम यहाँ बैठे पब्लिक फेसेस हैं, हम सब ने अपनी इज्जत करवानी है, जिम्मेदारी मैं कंडक्ट अपना अच्छा रखना होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे केस में अगर हम किसी सियासतदान से गुफ्तगू करें, ये हमारा काम है, हमने एंगेज करना होता है, हमें खबर वहां से मिलती है, इन्फॉर्मेशन सारी वहां से आती है। लेकिन जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में शायद मैं तो जब से आया हूँ इस प्रोफेशन में सुन रहा हूँ कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो टीवी नहीं देखते, वो ये नहीं देखते, वो बाहर स्टेटमेंट्स नहीं होते, वो शादियों पे नहीं जाते। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो जजेस के बारे में मशहूर थी। अब अगर इस तरह की ऑडियोज आएंगी तो सवाल उठेंगे, और क्यों किसी चीज को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए? या तो हो कि यही वो लोग हैं जो 5 जज हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट में, केस में 5 ने बैठना ही है, तो फिर तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर और जजेस मौजूद हैं तो, और अभी ऑडियो आई है, तो उनको इस तरह के केसेस है जो सियासी नौयत के भी हैं, उनसे अगर अलहदा कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी होना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है, देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स है ना, एक तो ऑडियो का कंटेंट है कि उसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, दूसरा ये भी है कि ऑडियो रिकॉर्ड किसने की, लीक किसने की, क्या। देखिए, मुझे याद है एक केस में जज साहब ने कहा था कि अगर पब्लिक पोजीशन क्या है वो मैटर करती है। अगर कोई कान लगा के दरवाजे के अंदर 2 लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं वो सुन ले, वो पब्लिक पोजीशन नहीं है, उसके ऊपर आप किसी को काउंट नहीं कर सकते उसकी प्राइवेट पोजीशन पे। राबिया के पास कोई सवाल है इमरान खान साहब के हवाले से, लास्टली कोई जरा। जी काशिफ साहब, जिस तरह से हमने देखा कि इमरान खान साहब आज लाहौर से इस्लामाबाद आए और 3 अदालतों में उनकी पेशियां हुई, यहाँ पर जी यहाँ पर तो ये ट्रेंड है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो एक मुकदमा ही काफी होता है। तो अभी जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो एग्जैक्टली क्या है? गिरफ्तार कर नहीं पा रहे हैं या गिरफ्तार करना नहीं चाह रहे हैं?
देखिए, इट कैन बी अ बिट ऑफ बोथ। ये दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि गिरफ्तार कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप देखें कितने लोग साथ लेकर जाते हैं। एक स्ट्रैटेजी है, ये इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है कि 400-500 लोग वो साथ अपने अदालतों में लेकर जाते हैं। जहां पुलिस आगे आएगी वहां हंगामा होगा, वहां क्लैश होगा। वो क्लैश हुकूमत को मुझे लगता है कहीं ना कहीं सूट करता है, क्योंकि ये कार्य सरकार में मुदाखलत होगी। अगर कहीं से ये फैसला हो जाए, देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि किसी अदालत ने क्या उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है? अभी तक तो इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर हो। सो ऐसे ऑर्डर की अदम मौजूदगी में अगर हुकूमत अपनी सियासी स्कोर सेटल करने के लिए उनको गिरफ्तार करती है, उसका रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा। इमरान खान साहब की मकबूलियत में ये तो हुकूमत भी मानती है, और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पार्टी की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। गिरफ्तार कर भी लेंगे, कितने दिन अंदर रख लेंगे? 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन? अभी तक तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं 6-8वें दिन लोग बाहर आ जाते हैं। गिरफ्तार करेंगे, उनको मजीद माइलेज देंगे, अगर बाहर भी आ जाएंगे तो उसका हुकूमत को फायदा कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने माजी में देखा है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, मरियम नवाज साहब वो लाहौर गई थी नैब की पेशी पे, तो 7 वर्कर्स लेकर गई, पथराव हुआ, हंगामा, डंडे चले, आपको याद होगा इमरान खान साहब का दौर था। फिर इसी मौलाना फजल रहमान साहब को नैब ने नोटिस भेजा, उनके भाई ने कहा जनाब कि हम कोर कमांडर वहाँ पिशावर के घर के बैठ धरना देंगे, नोटिस वापस हो गया। अब इमरान खान साहब हैं, वो अकेले नहीं जाते, साथ में हंड्रेड्स ऑफ वो लेकर जाते हैं। सो ये तो एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जिसको नोटिस जाएगा अपने साथ वो 400-500 लोग लेकर जाएंगे, जमानतें लेकर आएंगे। ये बट मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल की नहीं। ये डेंजरस ट्रेंड नहीं है, या मतलब हाउ डू यू सी दैट? देखिए, डेंजरस ट्रेंड इसलिए डेंजरस हो गया रऊफ साहब कि जब पहली दफा ये होता है और आप उसको रोक देते हैं तो दोबारा नहीं होता। जब अदालत इतना लैटिट्यूड देना शुरू कर देगी या इदारे इतना लैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे कि पहली दफा मैंने चलाई थी और वो खामोश रहे, आप इसको साथ इकट्ठा कर लें। जो तकरीर मरियम नवाज साहबा 2 जजेस के नाम लेकर उनकी तस्वीरें चला के चले, एक की तो ऑडियो टेप आ गई, दूसरे के खिलाफ आपके पास फिलहाल है क्या पब्लिक डोमेन? कुछ नहीं है। इसका मतलब आपने ये इख्तियार दे दिया, ये अलाउंस कर दिया आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो जाए, बंदे लेकर जाए, जिसके पास सीट पावर है वो अपने बंदे लेकर जाए और सारे पीछे आ जाएंगे, या वो जलसों में खड़े होकर गालियां निकाले, तनकीद करे जजेस के नाम लेके। और अगर आप खामोशी सुनते रहेंगे, कल दूसरे 2 जजेस के ऊपर अगली पार्टी खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि ये जजेस सारे हम ऐसा मॉब जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, जिसके साथ बंदे ज्यादा हैं, इंसाफ उसी का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, मॉब जस्टिस तो यही होती है ना जी। मॉब जस्टिस यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास इख्तियार है वो फिर अपने डंडे से रूल करता है या अपने डंडे से फैसले करता है कि मेरे खिलाफ या मेरे हक में क्या होना है क्या नहीं। कहीं ना देखिए, ये निजाम की कमजोरी की निशानदेही करती है। चीज के निजाम इतना कमजोर हो गया है कि सियासतदान गलत काम करके भी बच रहे हैं। देखिए, नैब की, आपने नैब का जिक्र किया, नैब की पेशी में किसको नहीं पता, वो वीडियो मौजूद है, पत्थर लिफाफों में भर के साथ लेकर गए, पथराव किया और प्रेशर डाला आपने इदारे पर। इमरान खान साहब, आज आपने देखा दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया हुकूमत ने। इमरान खान साहब कुछ 400-500 बंदा लेकर अदालत के गेट तोड़ के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, जब तक आप इस चीज को अलाउ करते रहेंगे, ये बढ़ती जाएगी, ये यहाँ पे रुकेगी नहीं। फिर सबको ये लगेगा, याद है मौलाना फजल रहमान साहब की आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं देखता हूं कौन मुझे गिरफ्तार करने आता, मैं भी इधर ही, और वो अपने मौलवी बच्चे बुला के खड़े कर देंगे और कौन माइकल लाल मौलाना फजल रहमान को गिरफ्तार करेगा, या इमरान खान साहब को, या मरियम नवाज साहबा को, या बिलावल साहब को। सब प्रॉब्लम यह है कि इदारे जब मजबूत होंगे, इदारे इंडिपेंडेंट होंगे, यहाँ पर ये सारी गेम शुरू होगी। अगर आप इदारे अबव बोर्ड होंगे, वो किसी की साइड लेते हुए ना नजर आएंगे, ना इस तरह का इंप्रेशन होगा, तो वहां से स्ट्रेंथ आएगी इदारों के पास कि वो अपने फैसले न सिर्फ करें बल्कि अपनी प्रोटेक्शन भी करें और अपनी इज्जत को इंश्योर करें वन वे और बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, थैंक यू वेरी मच। आपकी हालांकि बेगम साहबा मेहर बुखारी साहबा का आज बर्थडे है, आपने पार्टी पे जाना था, बल्कि घर पे करनी थी, हमने ज़बरदस्ती आपको हाईजैक किया है, तो मेहर को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे कहिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। काशिफ वाजी हमारे साथ मौजूद है, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे उस मुतवक्के फैसले के हवाले से। अगर क्लास साहब ने इजाज़त दी तो सभी हमारे साथ मौजूद होंगे। इजाज़त की क्या बात है, इजाज़त कौन सी बात हो सकता है कि कोई लोग समझेंगे कि पता नहीं हम कोई डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। नहीं क्लास साहब, ये कर्टसी थी, मुझे इजाजत दी कि अच्छा हम सभी से अपडेट लेंगे कि आज कोर्ट में क्या होता रहा, जजेस के रिमार्क स्पेशली क्या रहे और मौकिफ क्या दिए, जो वकलात थे उनके मौकिफ क्या थे, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से ही बात करनी है। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सबीउल हसनैन। सभी बताइएगा, आज की जो बहुत सिग्निफिकेंट हेयरिंग थी, इसका अहवाल क्या था? जो वकला के थे के मौक़िफ़ थे या दलाइल थे वो क्या थे, और इसके अलावा जजेस के अहम रिमार्क्स क्या है? देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत थी, वो मुकम्मल थी। तकरीबन 2 रोज़ ये समाअत जारी रही, जिसमें वकला ने, फरीक़ैन ने अपने दलाइल दिए। कल सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 11 बजे इस केस का फैसला सुनाएगी। आज की प्रोसीडिंग में अदालत का फोकस सिर्फ इस बात पे था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। इस सवाल पर, इस नुक्ते पर तमाम फरीकैन ने दलाइल दिए और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि, बल्कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया पंचायती। उन्होंने कहा कि वैसे एक आइडिया मेरे जहन में है कि क्यों ना आप सियासी जमातें आपस से बैठकर मशावरत कर लें और तारीख का ये जो मामला है ये इसको हल कर दे ताकि बुरान ख़त्म हो जाए। मुल्क के लिए आगे आना चाहिए, आपको आपस से बैठना चाहिए। कुछ इलेक्शन कमीशन आगे आ जाए, कुछ आप पीछे चले जाएं तारीख के हवाले से। तो सियासी जमातों का जो इस पे रद्द-ए-अमल था वो नेगेशन में था। सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की, इस बात की। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 90 दिन से बात ऊपर चली गई है, इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी जो कमरे अदालत में मौजूद थे, पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार 90 दिन से ऊपर इंतखाबात कराने की इजाजत अगर दे दी गई तो ये फ्यूचर में इससे खराबी हो सकती है। प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम इसको प्रेसिडेंट इसको बनने नहीं देंगे। अब पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फारूक एच नाइक, उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत की इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंतखाबात के लिए तारीख देना सियासी जमातों को काम नहीं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वकील थे मंसूर अवान, उन्होंने कहा कि मशावरत के लिए वक्त दरकार होगा, लिहाजा अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। केस की समाअत में सलमान अकरम राजा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पेश हुए और उन्होंने कहा कि जहां पंजाब असम्बली का जो ताल्लुक है, पंजाब इस हवाले से सदर ने तारीख बिल्कुल कानून के मुताबिक दी है, लेकिन उन्होंने साथ ये एतराफ़ भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देने से मुतालिक जो सदर ने अपना इख्तियार, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। केस की समाअत में चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए कि कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं। सभी आप इस केस को रेगुलर वहाँ पे बैठकर जाकर, आपको पुराना 10-1 साल का एक्सपीरियंस भी है कोर्ट की रिपोर्टिंग का, आप इस केस को भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ाना जाके देख भी रहे हैं, सबको सुन भी रहे हैं। व्हाट इज़ योर रीडिंग कि कल क्या एक्सपेक्टेड मतलब आ सकती है जिससे मामला सेटल हो? आपकी अपनी रीडिंग क्या है? किसी भी रिपोर्टर की अपनी फील्ड से रिलेटेड रीडिंग जो होती है, व्हाट इज़ योर रीडिंग सर? आज और कल जो हमने दलाइल सुने उससे यही लगता है कि अदालत ने खुद को महदूद रखा हुआ है कि ये इख्तियार किसका है कि इलेक्शन की तारीख को कौन देगा। इससे फैसला जो है तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन तो चूंकि खुद मुख्तार एक आईनी इदारा है, तो लगता है ऐसे ही है कि या तो डेट जो प्रेसिडेंट ने दी है वो एक्सटेंशन की तरफ जाएगी या फिर गवर्नर को डायरेक्शन दी जाएगी कि आप जो है तो मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन से और तारीख दें इलेक्शन के लिए। ठीक है, सबीउल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे और हमें आज की जो पूरे दिन की जो प्रोसीडिंग्स थी उसकी अपडेट्स दे रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद बात करेंगे पीएससी के हवाले से क्या वहां पर डिस्कस होता रहा और नूर आलम साहब किस चीज़ पे बरहम हुए, किस चीज़ पर उन्होंने एतराज़ किया, इसकी डिटेल्स ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आज पीएससी के इजलास की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं।
वो ज़रा बताइएगा। एक तो कुछ टोल टैक्स के हवाले से भी, और इसके अलावा DGFWA पेश नहीं हुए आज, तो उस पर नूर आलम खान साहब बरहम थे, तो क्या डिटेल्स? नूर आलम खान साहब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे इदारे जो है उनको डिसिप्लिन में लाया जाए रोज़ाना की बुनियादों पे। वो इस तरह की रूलिंग या इस तरह की बातें कहते रहते हैं, लेकिन अब जो कि ज़रूरी भी हैं कहना, चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा इतना पॉलिटिकल हमारा एजेंडा इतना हैवी हो चुका है कि अब लोग कुछ और सुनना ही नहीं चाहते, किसी और तरफ जाने नहीं चाहते, कोई खबर, कोई स्कैंडल, कोई स्टोरीज। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अपने प्रोग्राम में अलहदा स्टोरी लेकर आएँ कि हर वक्त इसको पॉलिटिक्स पे हम फोकस ना करें। तो अभी ये जैसे कल हमने ये स्टोरी की थी कि कैसे मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने जाकर 7-8 करोड़ रुपया उड़ा दिया है और किसी को दौरे कर लिए मज़े के, इस वक्त एक तरफ टैक्स लगा रहे हैं, फिर आप पेट्रोल पे डीजल पे लोगों की चीखें निकल रही हैं, दूसरी तरफ आप आराम से पैसा इकट्ठा करके आप फिर आके टी ए ये वो खाना पीना शॉपिंग करके आ जाते हैं, फिर लोगों को कहते हैं आप कुर्बानी दें, आपने कुर्बानी नहीं देनी। तो ये भी मोस्टली ये जो बात है ये उसी से रिलेटेड है कि हमारा हर तबका जो है जो पावरफुल है, इंक्लूडिंग अस, हम कुछ जर्नलिस्ट या हम मीडिया हाउसेज वाले भी ये काम करते हैं अल्लाह के फजल से, कि अब ये टोल प्लाजे को देख रहे, छोटी सी मिसाल है एग्जम्पशंस की, कि कैसे हर जगह आप अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं कि मोटरवे पे बाकी जितने लोग हैं, मुझे याद है उसके 2018 मेरा ख्याल 18-19 तक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 480 रुपये टोल प्लाजा था लाहौर तक इस्लामाबाद का, आज शायद 1000 रुपये से 1200 के करीब पहुंच चुका है इतने। और फिर हमें ये भी हमारे मुंह पे आते जाते ना मल दिया जाता है कि लोग टैक्स नहीं देते। ये मतलब ये जो टैक्स ले 480 से आप 1200 तक ले गए हैं, ये मतलब ये इसको टैक्स ही नहीं समझते आप आवाम की जेब से ले रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो पावरफुल तबके हैं वो कहते हैं हम ये 1000 रुपया नहीं देंगे, मतलब 10 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है एमएनए ने, उसके पास है, वजीर के पास है, दीगर इदारे हैं, इसमें वो कह रहे हैं, जजेस भी हैं, फौजी जर्नल्स भी हैं, उनका भी कहा हुआ है कि गाड़ियां बड़ी बड़ी रखी हुई हैं आपने वहां करोड़ों रुपए की, बाकी आपने गार्ड्स भी रखे हुए हैं, हट्टो बच्चों सारा आपके साथ, आपका स्क्वाड भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी ये हत्या कि हमारी उसके खिलाफ है कि कि हमें वहां से एक चीज है कि पार्लियामेंटेरियंस को जो एग्जेम्पशन थी वो खत्म हो चुकी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, बाद में है ना जब रोले डाले हम लोगों ने, तो ये जनाब आपने कहा जी हमें एग्जेम्पशन दें, हम नहीं देंगे 800 रुपया, हम 600 रुपया नहीं देंगे, अवाम देगी, मतलब अवाम आपको टैक्स भी दे, अवाम आपको पैसे भी दे, आपको यहाँ पे आपको TADA भी दे, तनख्वाहें दे, आपको टिकटें दे, फॉरेन आपके विजिट्स हैं वो भी सारे अफोर्ड करे अवाम, लेकिन हम अवाम के साथ 600 रुपया 800 1000 रुपया टैक्स नहीं देंगे। मतलब एक थोड़ी सी कोई कॉमन सेंस की बात है कि कहीं पे जो पावरफुल जजेस ने कहा जी हम नहीं देंगे, हम क्योंकि जजेस हैं, चलो जी ऑनरेबल जज हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, हमारे फौजी जनरल साहबान आर्मी ऑफिसर्स उनके बारे में ये खबरें उन्होंने हम भी नहीं देंगे, चलें जनाब आप भी बड़े ताकतवर लोग हैं, आप भी ना दें। उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने कहा जी हम किसी से कम में, हम तो लॉ मेकिंग एक एजेंसी बैठे, हम क्यों दें, उन्होंने कहा हमें भी एग्जम्पशन दें, और सबको दे दी, सबको एग्जम्पशन दे दी उन्होंने, NHA वालों ने, कोई रुकने को तैयार नहीं, कोई वजीर आगे स्टॉप करने को तैयार नहीं। अच्छा वो ये कहते हैं हम जजेस को रोकें, जनरल्स को रोकें, तो हमारे लिए और मसाइल शुरू हो जाते हैं। और अगर पार्लियामेंटेरियंस को कहते हैं जी आप ना लें एग्जम्पशन, तो वो कहते हैं जजेस को, जनरल को, ये हमें क्यों नहीं देते, हमारे वोटों की वजह से आपकी हुकूमत चल रही है, आप वजीर बने। सो ये जो यहाँ पे हमने बेनिफिट्स का एक सिस्टम बना लिया है कि म्यूचुअल बेनिफिटिंग हो रही है, एक दूसरे को जो प्रिविलेज क्लासेज हैं, पावरफुल क्लासेज हैं, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। अवाम से आप टैक्स लेते हैं और अवाम को 100 बातें भी सुनाते हैं कि आप टैक्स नहीं देते। सो ये बड़ी अच्छी उन्होंने आज ऑब्जर्वेशन दी है। और जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है तो DGFAO जो है, अगर FW जो है, इनको आना चाहिए। अगर आप नहीं आ सकते बिकॉज कि आपने कहा जी हम उनको बीमार हैं, सिक हैं, अगर अल्लाह उनको सेहत दे, तो आप लेटर तो लिखे ना, चेयरमैन की थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो है ना, PSC की, पार्लियामेंट की, आप डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए डायरेक्ट एक लेटर लिखें कि सर मेरी एक उस पर एक तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे थोड़ा डेफर कर दें। आप इन्फॉर्म भी नहीं करते, आप वहां पे पेश भी नहीं होते, बिकॉज इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इस तरह की चीजों को। और इन्हीं चीजों पे फिर आप पे तनकीद आती है, एक दो बंदों की वजह से पूरे इदारे को तनकीद का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल के लिए कहा जा रहा है, इस पर बात करते रहेंगे। नूर आलम साहब ने इस पे एक्ट किया है जी, इसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम से ही बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।